नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत है। डीडी न्यूज़ परिवार की ओर से नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। नव सृजन नव आगमन के साथ शुरुआत करते हैं। न्यूज़ एट 10 में नजर रहेगी देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर। साल के पहले दिन इसरो ने एक बार फिर से रच दिया है इतिहास। अंतरिक्ष में रेडिएशंस, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा अभी लॉन्च किया गया एक्सपोसैट। साथ ही नजर डालेंगे गृह मंत्री अमित शाह की मध्य प्रदेश दौरे के कार्यक्रम के बारे में। अब से कुछ ही दिन रह गए हैं जब श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। नजर डालेंगे तेज होती तैयारियों पर। खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय खेल कारोबार से जुड़ी हुई भी। शुरुआत न्यूज़ एट 10 में सुर्खियों के साथ। साल के पहले दिन इसरो ने रचा इतिहास। एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च। PSLV C-58 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया सैटेलाइट एक्सरे स्रोत और ब्लैक होल के राज खोलने में करेगा मदद। देश भर में हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत। दुनिया के कई देशों में हुआ नए साल का आगाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 साल तक 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट ने नवंबर में योजना को आगे बढ़ाने की दी थी मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में साइबर तहसील प्रणाली का करेंगे शुभारंभ। पारदर्शी शासन को मिलेगा बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों से लिया बदला। हूती की 3 नौकाओं को लाल सागर में डुबोया। 10 हूती विद्रोहियों की मौत। कंटेनर शिप पर किया था हमला। और उत्तर भारत में शीतलहर जारी। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग का मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। कल दिल्ली में रहा सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल के पहले ही दिन इतिहास रच दिया है। इसरो ने आज पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे इसरो एक्सपोसैट मिशन का नाम दिया गया है। इसमें PSLV C-58 के साथ एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भेजा गया है। इसरो का कहना है कि इसका उद्देश्य चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है। विभिन्न खगोलीय स्रोतों जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक, पल्सर पवन निहारिका आदि का उत्सर्जन तंत्र जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और इसे समझना चुनौतीपूर्ण है। इसरो के अनुसार ये खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन का अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी का पहला समर्पित वैज्ञानिक सैटेलाइट है। The orbit that has been accomplished, which is available through various routes, it shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. नए साल 2024 के स्वागत के बीच देश के अलग अलग राज्यों से एक मनमोहक नज़ारा देखने को मिला है। ये नज़ारा था साल के पहले सूर्योदय का, जहां पहाड़ों से लेकर समुद्र के किनारों तक सूरज की पहली किरणें धरती को रोशनी से भर रही थी। असम की बात की जाए तो साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा गया। वहीं पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करें तो यहाँ भी लोगों ने साल के पहले सूर्योदय के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उड़ीसा चलें तो वहाँ भी साल 2024 का पहले सूर्योदय देखा गया। उधर आंध्र प्रदेश में भी लोगों ने साल 2024 का स्वागत पहले सूर्योदय देखकर किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने नववर्ष की शुभकामनाएं देशवासियों को दी हैं। राष्ट्रपति ने शुभकामना संदेश में लिखा है कि सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। आइए हम समावेशी और सतत विकास में योगदान देने की नई प्रतिबद्धता के साथ नए साल का स्वागत करें।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक भारतीय को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं। नया साल हर किसी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। आइए हम भारत की संपूर्ण प्रगति और समृद्धि में योगदान देने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ नव वर्ष की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि सभी को शानदार 2024 की शुभकामनाएं। ये वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। देश भर में लोगों ने 2023 को अलविदा कहते हुए नए साल 2024 का जश्न, उत्साह और खुशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु नए साल का स्वागत करते दिखे। अलग अलग स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के साईं मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ के साथ नए साल का स्वागत किया। उधर चले वाराणसी के तो वहां दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। श्रद्धालुओं का तांता देखते ही बन रहा था। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में भी नए साल की पहली आरती की गई। गणपति जी से ये प्रार्थना की गई कि आने वाला साल उनके लिए मंगलमय हो। इसके अलावा उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती हुई। वाराणसी में नए साल के मौके पर प्रयाग घाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। नए साल पर श्रद्धालुओं ने घाट पर जाकर पूजा अर्चना की। तो देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालु पहुंचते हुए मंदिरों में दर्शन करते हुए और नए साल की मनोकामना मांगते हुए। नए साल के मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने तिरुपति मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना की। वे अपने परिवार के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी नए साल के मौके पर तिरुपति मंदिर जाकर भगवान बालाजी का आशीर्वाद लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक और हवन किया। तो सभी अपनी तरफ से मनोकामना मांगते हुए कि आने वाला साल उनके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, उन्नति से भरा हो, शांति और समृद्धि लेकर आए। यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। और अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी। नए साल के अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए और भोलेनाथ के जयकारे लगाए। हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से बातचीत की है। कुछ लोग हैं जो पूरे देश के कोने कोने से अपना नया साल मनाने के लिए धाम में आए हुए हैं और ये वो लोग हैं जिनका दर्शन हो चुका है। आप कहां से आए हो और किस तरह का दर्शन रहा आपका, क्या कहेंगे नए साल पे? मैं दर्शन करने में 9 वर्ष पे आया था। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। बाबा की नगरी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बहुत दिव्य दर्शन हुआ है हमारे। बहुत दिव्य दर्शन हुआ। आप क्या कहेंगे, आप कहां से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पर। नए साल पे क्या कहेंगे? सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, भगवान की कृपा। आपका कैसा दर्शन रहा? खुले दर्शन, आराम से। एक्चुअली मैनेजमेंट इज वेरी गुड। दे आर मैनेजिंग, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, इतने लोग हैं, बट दे हैव मैनेज्ड इट वेरी वेल। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली। दिल्ली से। आप कर? हम भी दिल्ली से ही आए हैं। कैसा रहा दर्शन? बहुत क्या अच्छा कहेंगे था, नए साल पे? बहुत बढ़िया। 12 बजे हम 1 बजे जो सोए हैं वो 4 बजे उठ के आ गए हैं 3 घंटे में ही दर्शन करने के लिए कि फटाफट दर्शन हो जाए। आप क्या कहेंगे? हमें नए साल की सबको बधाई। और इस नए साल के पहले ही दिन हमें दर्शन हुए हैं। भगवान सबको ऐसी दर्शन की वो करे। इस परिसर में जो इतना भव्य निर्माण हुआ है और उसमें दर्शन की जो इतनी सहूलियत दी गई है, ये सबसे बड़ी सराहनीय है।
और आगे आने वाले समय में हम सोचेंगे हम फिर दोबारा आएँ और फिर इस समय का आनंद लें। आप भी दिल्ली से आई हैं? हम भी कैसा दिल्ली रहा से दर्शन हैं। आपका? दर्शन बहुत खुले दर्शन हुए। हम बहुत खुश हैं कि इस साल के पहले दिन और पहले ही घंटे में हमने बाबा के दर्शन किए। बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लोग यहाँ जो व्यवस्था है उसको सराहनीय बता रहे हैं और साथ ही ये कुछ छात्राएं आई हुई हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। क्या कहेंगी आप नए साल पे? नए साल पे हम बड़ी सौभाग्य की बात है, सब बाबा का दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए और हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि दर्शन होगी, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए। जय बाबा। ये छात्राएं हैं और सबको दर्शन बड़े अच्छे से मिल रहा है। बड़ी अच्छी व्यवस्था है नए साल पर काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट ने कर रखा है। लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं और सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं बाबा विश्वनाथ के धाम से। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, शंकराचार्य चौक, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। तो जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से बाबा विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं और साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे उनका जो नव वर्ष आने वाला जो साल है वो खूब उल्लास और हर्षोल्लास के साथ भरा हो। काशी विश्वनाथ धाम से संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकेश, सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह भी जब आपसे बातचीत हो रही थी हरिकेश, तो पीछे पूरा कोहरा था लेकिन ठंड भी थी और ठिठुरन में लोगों की जो श्रद्धा थी वो कहीं भी कम होती नजर नहीं आ रही थी और लोग श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी खूब तारीफ कर रहे थे। भावना देखिए, श्रद्धा ही है, जो आस्था ही है जो इस कोहरे में इस ठंड पे भारी पड़ रही है। 2 बजे से लोग दर्शन करना शुरू किए हैं, भोर के 2 बजे से। और आपने देखा ही, आपसे बात करके मैंने दिखाया कि लोग तारीफ कर रहे हैं। ये जो भव्य निर्माण हो गया है, इतना अच्छा परिसर हो गया है, उसके साथ जो व्यवस्थाएं बदली हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था है, सुगमता से दर्शन हो रहा है, सुविधापूर्वक लोग दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ और लोग हैं जो दर्शन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। प्रीति, आप बताइए कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? हर हर महादेव। व्यवस्था सर यहाँ पहले से तो बहुत काफ़ी अच्छी हो गई है और कृपया हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि आप मंदिर में आएँ, प्लीज़ ध्यानपूर्वक आएँ और भगवान को टाइम देने के बजाय आप लाइन से धीरे धीरे जाएं और भीड़ का आराम से उपयोग करें, क्योंकि बाहर हमारी काफ़ी भीड़ है। और आज इतनी खुशी हो रही है कि पहले मंदिर हमारे कैसे थे, आज आप देख सकते हैं कि हमारे मंदिर का रुख ही बदल गया। भव्यता है। आप क्या कहेंगे दर्शन करके? आप बोलिए, आप बताइए, आप दर्शन हो गया? हाँ सर, हो गया है। कहाँ से आए आप? सर बलिया से हैं। अच्छा, बलिया से। क्या कहेंगे जो दर्शन आपने किया? बहुत खुशी हुआ है बड़ दर्शन करके मुझे। नए साल पे कुछ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि पूरे देशवासियों को समृद्धि और खुशी का माहौल। हर हर महादेव। नए साल पे सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोले जो है सभी को शांति और अमन प्रदान करे। ये देखिए, जो लोग हैं बाबा से मांग रहे हैं, अपने लिए तो जो मांगा है मांगा ही है, लेकिन प्रदेश के लिए ये कह रहे हैं। उसी तरह जो लोग यहाँ आ रहे हैं देशवासियों के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, शांति और अमन की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो विश्व में इस तरह के हालात चल रहे हैं उसके लिए इन्होंने शांति और अमन की प्रार्थना की है। वैसे मैं भावना बताऊं कि गंगा स्नान, जो हम लोग कोहरे और ठंड की बात कर रहे हैं, लोग पहले गंगा स्नान करते हैं फिर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये ठंड और कोहरा जो है उस पर आस्था और श्रद्धा भारी पड़ रहा है और ये आपको काशी में ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर बाबा के जो भक्त हैं वो कितने संख्या, मैं तो कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं। ये मैं इस समय शंकराचार्य चौक पे हूँ भावना, जो वह द्वार है जिसकी तरफ से गंगा में स्नान करने के पश्चात लोग जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। आप देख सकती हैं ये एक हरिकेश, जब आपसे सुबह 8 बजे बातचीत हो रही थी, हम यहाँ देख रहे हैं कि लाइनें बढ़ती जा रही हैं। जब आपसे सुबह यहाँ बातचीत हो रही थी सुबह 8 बजे, तब आपने ये बताया था कि 1 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो अभी तो फिलहाल वक्त हो चला है, करीब 10:15 बज रहे हैं, तो अभी तक कितने श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं? इसके दुगना, ठीक जितना मैंने बताया था उसके दुगना आप मान के चल सकती हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पे तो ऐसी सूचना नहीं दी गई है। उस समय चूंकि बताया था आधिकारिक तौर पे, तो मैंने आपसे शेयर किया था। और अभी लाइव करने के चलते, लोगों से बातचीत करने के चलते मैं सूचना नहीं ले पाया हूँ, लेकिन दुगना आप मान के चलिए। क्योंकि और मैं आपको बताऊँ कि जब हमने आने की कोशिश की तो चूँकि
यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने पहले से ही आज की भीड़ को देखते हुए ये बता रखा था कि जो नो व्हीकल जोन्स डिक्लेयर करते हैं, एक सड़क है जो मैदागिन से गुदौलिया तक आती है बाबा विश्वनाथ के धाम में जाने के लिए, उस पर नो व्हीकल जोन्स था, तो कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। लेकिन जब हम लोग आ रहे थे तो एक दूसरा रास्ता है जो गुदौलिया तक आता है, वो सिवाला की तरफ से, मदनपुरा की तरफ से, उधर भी कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। यह देखते हुए चूँकि भीड़ इतनी हो जाती है और इसी तरफ चूँकि बाबा विश्वनाथ का जहाँ धाम है उसके पास ही गुदौलिया है, दशाश्वमेध घाट है, गंगा है, तो लोग पैदल ही चल के गंगा तक जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और फिर बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो ये इस संख्या में भारी वृद्धि आप समझ सकती हैं, क्योंकि सोमवार भी है और यहाँ पर हरिकेश, यहाँ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जहाँ हमने देखा हरिकेश कि 2023 जो था वो अपने सभी पन्नों को समेट कर अब 2024 में आगमन कर चुका है। भारत के लिहाज से भी ये जो आने वाला साल है, साल 2024 है, वो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। बात की जाए लोकसभा चुनावों की या फिर बात की जाए अभी जनवरी में ही 22 जो जनवरी है वो एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो अगर इस साल के लिहाज से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण साल होगा 2024? देखिए, जब साल की आप बात करेंगे तो कैलेंडर का जिक्र होगा और जो पंचांग होते हैं सनातन के, हिंदू के, वो काशी से ही छपते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, जो गणेश्वर शास्त्री जी हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के मुहूर्त का किया था, मुहूर्त की घोषणा की थी, उन्होंने ही काशी में ही विराजते हैं, काशी में ही रहते हैं और उन्होंने ही राम लला के जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसका भी मुहूर्त निकाला है। तो काशी अपने आप में धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, ज्योतिष के लिए जाना ही जाता है। और चूंकि आपने कहा कि पूरा साल 2024 कैसा जाएगा, तो आप इसको यह मानिए कि काशी से ही वो निकला। जो 22 जनवरी जो तारीख आप जिक्र कर रही हैं, राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख, मुहूर्त, वो काशी से ही संपादित हुआ है। तो काशी ही वो मैसेज दे रहा है इस पूरे साल के लिए। बाबा विश्वनाथ से लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो विश्व के नाथ हैं, पूरे विश्व के शांति और अमन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो अपने आप में नए साल में लोग एक दूसरे को बधाई तो दे ही रहे हैं, बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोग खुश रहें, अमन शांति से रहें, और ऐसी ही सोच होनी भी चाहिए क्योंकि नए साल पे लोग आ ही तो नई ऊर्जा और नई आकांक्षाओं के साथ सभी श्रद्धालु, सभी जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना मांग रहे हैं कि आने वाला जो साल है उनके लिए मंगलमय हो, स्वस्थ हो, शांति से भरा हो और समृद्धि से भरा हो। धन्यवाद हरिकेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया?
नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। न्यूज़ 10 में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। नए साल का आगमन हो चुका है और बधाइयों का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड और देश के लिए ये नया साल मंगलमय हो। मैं सबसे पहले तो 2024 वर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष सभी के लिए शुभ हो, हर प्रकार से मंगलकारी हो और हमारे लिए 2024 प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही मंगलमय हो। और इस वर्ष हमको बहुत ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और इस युग में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो फिर से अपने जन्म स्थान पर अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए यह वर्ष हमारे लिए और भी विशेष है। मैं सबको इस वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साल 2024 के पहले दिन मोढेरा सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 4000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रतिभागी सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर की तस्वीरें, जहां सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और गुजरात के बाद अब आपको लिए चलते हैं नागपुर, जहां भी भक्तों ने नए साल के पहले दिन साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में भक्तों की लंबी भीड़ देखी जा रही है। लोग सुबह से ही वहां पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और आरती में उन्होंने हिस्सा लिया। ये नागपुर के साईं बाबा मंदिर की तस्वीरें, जहां सुबह सुबह साईं आरती की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और साईं के दर्शन करने पहुंची। सभी धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थना सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि आने वाला साल उनके लिए मंगलमय हो। ये तस्वीरें साईं बाबा मंदिर की, नागपुर की। साईं नाम के मंत्रोच्चार के बाद अब आपको लिए चलते हैं मथुरा। पहले दिन मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु तड़के से ही दर्शन के लिए लंबी कतार में लगे हुए थे और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें हैं मथुरा की, बांके बिहारी मंदिर की, जहां लोगों ने अपने हाथों में फूल माला पकड़ी हुई है और लंबी कतार आप देख सकते हैं लोगों की मंदिर के बाहर, जहां एक दर्शन भगवान के पाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। मतलब रात को हम यहाँ पे आए और सुबह 4 बजे से हम यहाँ पे एक लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा भावुक पहली न्यू ईयर 2024 का मतलब पहला ऐसा हुआ है लाइफ में कि हम वापस यहाँ आए और बार बार रिपीट में मतलब आते रहे यहाँ पे। आज सब परिवार सहित आए हैं। अच्छी व्यवस्था, हमारे पुलिस के कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं और सबको बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आया हूँ, परिवार मेरा सारा साथ है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए ठाकुर जी के और मैं यही चाहता हूँ कि नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। तो आप देख रहे थे देश के कोने कोने से ये तस्वीरें, जहां देश के कोने कोने से मंदिरों में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दुआ मांग रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाला साल उनके लिए मंगलमय हो।
पूरा देश नव वर्ष को खुले दिल से स्वागत कर रहा है। जहां हमने देखा कि श्रद्धालु अपने तरीके से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं फिल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियों ने भी डीडी न्यूज़ के दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। हम कल से लगातार आप तक फिल्म से जुड़ी हस्तियों के नव वर्ष के लिए शुभकामना संदेश पहुंचा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं फिल्म मेकर मुजफ्फर अली, फिल्म निर्माता संदीप सिंह, फिल्म निर्माता और अभिनेता संजय शर्मा और अभिनेता इनामुल हक ने नए साल पर क्या कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है इनामुल हक और मेरी ओर से डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। मेरी ओर से और दूरदर्शन के परिवार की ओर से आप सभी भारतीय नागरिकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं संजय शर्मा, एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। मेरी और डीडी न्यूज़ की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और तरक्की करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जहां देश भर में नए साल का आगमन जोरों शोरों से हो रहा है, वहीं दुनिया के ज़्यादातर देशों में भी नए साल का आगाज हो चुका है। पेरिस के चैम्प्स एलिसीज पर लाखों लोगों ने एक साथ नए साल का स्वागत किया। इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का जश्न मनाया गया। वहीं सिडनी के हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास 12 मिनट आतिशबाजी चलाकर नए साल का स्वागत किया गया। दुबई लिए चलें आपको, तो दुबई में भी जोरों शोरों से नए साल का स्वागत किया गया है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का जश्न मनाया गया। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। न्यूज़ 10 में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु और लक्षद्वीप की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और वहां भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, जहाजरानी से संबंधित 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें लगभग 41 किलोमीटर लंबे सेलम मैग्रासाइड जंक्शन, ओमालूर मेट्टूर बांध खंड के दोहरीकरण की परियोजना शामिल है। इनके अलावा मदुरई तुतीकोरीन तक 160 किलोमीटर के रेल लाइन खंड के दोहरीकरण की परियोजना और रेल लाइन विद्युतीकरण के लिए 3 परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री सड़क क्षेत्र की 5 परियोजनाएं भी देश को समर्पित करेंगे, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 81 के त्रिची कलागम खंड के 39 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 81 के कलागम मीनसुरुटी खंड के 60 किलोमीटर लंबी सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 785 के चेटीकुलम नाथम खंड की 29 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 536 के कराईकुड़ी रामनाथपुरम खंड की 80 किलोमीटर लंबी 2 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग 179 ए सेलम तिरुपुथुर वान्यमबाड़ी रोड के 44 किलोमीटर लंबे खंड की 4 लेन शामिल हैं। प्रधानमंत्री कामराजगार बंदरगाह के
जनरल कार्गो बर्थ 2 को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल प्रोसेसिंग संयंत्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के अगत्ती पहुंचेंगे, जहां वे एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के कवरत्ती पहुंचेंगे, जहां वे दूरसंचार, पेयजल और ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अमेरिका, जहां नए साल का आगाज अभी हो रहा है। आपको दिखाते हैं वहां की कुछ झलकियां, वहां के नज़ारे। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 साल तक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज फिर से मिलने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। वहीं अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और विकल्प आधारित यह प्लेटफॉर्म और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने नवंबर में योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। और आइए अब खबर है गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे की। मध्य प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री और ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आज साइबर तहसील प्रणाली लॉन्च की जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में साइबर तहसील प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। साइबर तहसील प्रणाली आवेदकों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बिना किसी अलग आवेदन के 15 दिनों की समय सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से स्वामित्व पंजीकृत करने और हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगी। इससे खसरा और मैप में भी तत्काल सुधार होगा। पहले चरण में यह प्रक्रिया केवल ऐसे मामलों में लागू की जाएगी जहां प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस नहीं चल रहा और जहां बिक्री पूरे प्लॉट के लिए है। बाद में इसे सभी प्रकार के विवादित हस्तांतरणों और विभाजनों तक बढ़ाया जाएगा। और अब मौसम से जुड़ी खबर। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। रविवार का दिन न सिर्फ दिसंबर का बल्कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। यह इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच महज 4.2 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। इस वजह से ठंड बढ़ गई है। 31 दिसंबर का दिन 3 सालों में सबसे अधिक ठंडा रहा। इससे पहले साल 2020 में 31 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद साल के आखिरी दिन इस बार अधिकतम तापमान सबसे कम रहा। नए साल के दिन भी पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज भी कोहरा दिख रहा है। कोहरे की वजह से इंडियन रेलवे की ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। स्थिति यह है कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से नई दिल्ली आने वाली भुवनेश्वर एक्सप्रेस 3 घंटे और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। Inclination. The orbital injection accuracy is so good, so we don't have to do any further amendments to it. And after that injection, the PSLV fourth stage will be lowered to a 350 kilometer circular orbit to carry out the 9 payload experiments which are there on board. So we are waiting for it to happen. Many of the events are not in the visibility zone, so when the data comes, we will update you. So as far as this PSLV goes, it has very uniqueness. One is, of course, is the 60th launch. Then this satellite is a very unique satellite. Complementing the scientific objectives that we have set for various observations of the universe. It goes with AstroSat, it goes with the Aditya L1, so it's a class of satellite which is observing the universe in various frequencies, spectral bands, as well as in this satellite there is something very unique, the polarization measurements of the X-rays which are coming from distant objects. Of course, all its details are there and we will discuss it if you have any specific questions on it. And also it indicates the collaboration that is possible between ISRO and other scientific institutions of this country. The primary payload is made by the Raman Research Institute
and the second payload is made by the astronomy group of UR Rao Satellite Center, like what we did for the Aditya L1, where the primary payload was from Indian Institute of Astrophysics, and other collaborating agencies like the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. So it also shows how ISRO is collaborating with other scientific institutions, developing capacity of using the data across academy and other places in specifically science missions. Of course, PSLV has again done its job very well. And this poem this time is very unique because we want to lower it to a lower orbit, like 350 kilometer, because it had enough propellant to do that. And we want to make so that the experiment is very, very less. And we can carry out the onboard experiments with the onboard power generation, with solar panels, its own computers, control system, etc. So we will seek more questions on any topic because it is a new year. Of course, you will ask me about what is waiting for in 2024. I am very aware of it. So we have my center directors and others assembled here who have the responsibility to make the rockets and spacecraft. So over to you for any further questions. See, always. We've already heard that ISRO is having a very fair share of the ladies scientists who are working for all our missions. So like that, when such a satellite comes from an institute, which is a women's institute, and they have built the satellite with collaborating with ISRO, and we were very happy to host it on board PSLV poem. It's an inspiration, not for ISRO, it is for the entire country, no? When girl children are spending their time to study science and they are excelling in their domain, we must all appreciate. So congratulations to the VSAT team, especially the LBS Institute. Thank you. In 2024 is going to be a year for Gaganyaan readiness. Of course, Gaganyaan manned mission we have targeted for 2025. If you are able to do everything in 2024 very well, that target will become difficult. So we have to focus on what you want to achieve in Gaganyaan for 2024. So to have details, the beginning of the Gaganyaan program started with the TB-D1 mission of the abort mission. We have 4 in the series. At least 2 more we must do in 2024. So that is our target. So by that we will have the 3 abort missions demonstration. Then we must do at least 1 unmanned mission. Our target is to do 2 unmanned missions beginning of this year as well as end of this year. That is our target. Let us see with respect to the preparedness of various hardwares, etc. We will target that. So that becomes one package, 2 unmanned missions and 2 test vehicle test flights, which is a huge effort. Then of course along with that we will have a helicopter based drop test to prove the parachute systems. There will be multiple drop tests. We also will have a pad abort test, which is called the launch pad abort test, and many hundreds of such validation tests, including environmental control alloy support system related test, the crew module related test, simulation test beds, and hundreds of them, which I cannot even describe. So it's going to be the Gaganyaan year. Along with that, we are going to have launches of GSLV for NISR. This year itself, we are going to have first flight of GSLV with the INSAT 3DS, which is now going to happen soon. Vehicle is almost ready. And the second flight of GSLV will carry the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite. So that means 2 of the GSLV flights are minimum required. There are some more in pipeline, including the NAVIC second series of NVS-02 also should be launched this year. We have SSLV launch now scheduled. The second flight of the SSLV, third flight of SSLV, which is to happen now with the satellite. So that is also getting ready. Rocket parts are ready. Satellite is just completing its final phase of integration. So it will take 1 or 2 months more. We have also PSLV missions, which are going to be commercial missions. At least 2 commercial missions for an NSIL is scheduled next year. We also have other remote sensing missions of PSLV. So there will be multiple PSLV missions. I am not giving you the numbers because the numbers, if you start counting, they will be very large. So we would like to see
The reusable launch vehicle landing experiment you saw last year, that landing experiment we have to now demonstrate it with other experiments more we are planning in 2020. The reusable launch vehicle landing experiment you saw last year, that landing experiment we have to now demonstrate it with other more severe conditions. So at least 2 landing experiments more we are planning in 2024 with a different start conditions so as to validate its extremities handling capacity. So this is yet another flight. Then we have to do a scramjet test demonstration, which is we have done one test flight during few years back using hydrogen as a fuel. So with the kerosene as the fuel, we are going to test the scramjet now. So that vehicle is undergoing testing in the ground, and we are going to have the scramjet test in sounding rockets this year. So I think I have counted very large numbers already. So, yeah, only in 12 months we have to have minimum 12 missions. That is our target. Of course, it may exceed depending upon our ability to produce hardwares, complete the testing, and things that goes well. If it is not going well, of course, there could be impact. Otherwise, we are getting ready for at least 12 to 14 missions. The research about black holes, supernova, and neutron stars. How is it going to how can it help in promoting the knowledge for Indians and the entire world? And why are we only going for X-ray detection and no other radiation from these foreign sources? Okay, I could have answered, but then I will request Shankaran to answer. Okay. Switch on. By very nature, black holes don't give any information now. That's why it is called black hole. It cannot give its own gravity to get out of it. So that is its own light also to get out of it. So there is no way to directly study the black holes. The only way to study black holes is when the black hole is tied to another object, which is an X-ray emitting object, and they together as a binary star. That is 2 stars together when they are there. The X-ray that is coming out of this X-ray emitting star is getting modified by the black hole. That how the X-ray gets modified by the black hole tells what is the characteristic of the black hole. That is how. आप देख रहे थे इसरो प्रमुख एस सोमनाथ की प्रेस वार्ता, जहां वो जानकारी दे रहे थे बड़ी कामयाबी की साल के पहले दिन ही इसरो ने एक्सपोसैट एक जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है। PSLV C-58 के द्वारा ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और इस सैटेलाइट का उद्देश्य है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसी खगोलीय जो जानकारी है उनके रहस्यों को खंगालना। और ये जो इस तरीके का रॉकेट है, ये 60वां रॉकेट है, इसका 60वां मिशन है ये वाला PSLV C-58 का। इस सोमनाथ ने इस प्रेस वार्ता के ज़रिए सभी को बधाई दी इस सफलता से जुड़ी हुई जो नए साल के पहले दिन ही जुड़ी है इसरो के साथ। बात करें चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 मिशन 1 के बाद जो है इसरो जो है लगातार सफलताएं हासिल करता जा रहा है और उन्होंने बताया कि 10 अन्य पेलोड जो है उसको साथ में इसके साथ जो है लॉन्च किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये विशेष सैटेलाइट जो है वो भेजने वाला दुनिया का भारत जो है वो दूसरा देश बन गया है और ये जो मिशन है वो करीब 5 साल की अवधि तक काम करने वाला है। आइए बढ़ते हैं आगे और इससे पहले आगे बात करें अयोध्या धाम से जुड़ी जानकारियों की। ले लेते हैं न्यूज़ एट 10 में एक छोटा सा ब्रेक। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। न्यूज़ एट 10 में एक बार फिर आपका स्वागत और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अयोध्या धाम से जुड़ी खबरों की, जहां 22 जनवरी को होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का मेगा कार्यक्रम। तो तैयार है अयोध्या धाम, विराजेंगे प्रभु श्री राम।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने दिल्ली में आज सुबह नए साल के पहले दिन यज्ञ का आयोजन किया। भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश और दुनिया से कुछ न कुछ अनोखी, पवित्र और धार्मिक प्रयोजन की चीजें आ रही हैं। माता जानकी के देश नेपाल से पवित्र नदियों का जल एकत्र कर अयोध्या पहुंचा है, जिसे 27 दिसंबर को नेपाल से जल रथ यात्रा के रूप में नेपाल के श्रद्धालु लेकर निकले और भगवान राम की नगरी पहुंचे। नेपाल की पवित्र नदियों के जल में माता जानकी के जन्म स्थान के गंगा सागर तालाब का जल भी शामिल है, जिसे 251 लीटर के तांबे के कलश में लेकर नेपाल के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और इस पवित्र जल को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि भगवान राम की नूतन प्रतिमा का अभिषेक नेपाल की पवित्र नदियों के जल से किया जाएगा। जल रथ यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि नेपाल में मेची और महाकाली के बीच में पड़ने वाली पवित्र नदियां और माता सीता के जन्म स्थान के जनकपुर से गंगा सागर तालाब का जल लेकर हम लोग आए हैं। नेपाल से जल रथ यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे जल रथ यात्रियों ने कहा कि हम प्रभु श्री राम की अचल प्रतिमा के जलाभिषेक के लिए तांबे के कलश में जल लेकर आए हैं। ये नेपाल का सीमाना पूर्व और पश्चिम में मेची से महाकाली तक का है। तो मेची और महाकाली के बीच में जितने भी पवित्र नदियाँ पड़ती हैं, उसके साथ साथ सीता माता का जो मायका जनकपुर है, वहाँ पे गंगा सागर एक तालाब है। उन सब जगहों से पवित्र नदियों का और तालाब का जल इसमें रखा गया है। ये हम बता रहे हैं जैसे कि नेपाल से प्रसिद्ध नदी, वहाँ का वर्ल्ड फेमस विश्व प्रख्यात नदियाँ जो हैं, जहाँ से शालिग्राम भी आई हुई है। काली गंडकी से यहाँ पे रामलला का मूर्ति बन रहा है, जिससे शालिग्राम आई हुई है। उस नदी से वो नदी भी आई है, उस नदी का भी जल है। कर्णाली का है, आपका ये बरहा छतरा का नदी है, उससे है। कमला, बिमला, दूध कोसी, गंगा सागर और बागमती, ऐसे बहुत सारी नदियाँ जो सिलेक्टेड, जो प्रख्यात नदी है, उस नदी, हाँ, उस नदी से जल कलेक्शन करके हम लोग इसमें लेकर आए हैं। कलश में भगवान रामलला के लिए जलाभिषेक के लिए जल लाया गया है, जो नेपाल के पवित्र नदियों से संकलन किया गया है। नेपाल का पूर्व और पश्चिम टोटल वहाँ के प्रतिष्ठित और पवित्र नदियों से जल हम एकत्रित करके और भगवान रामलला की अभिषेक के लिए हम लोग लेके आए हैं। जो जल का यात्रा भगवान रामलला का ससुराल जनकपुर धाम से शुरू हुई। ये जल से भगवान रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस समय इसी जल से जलाभिषेक किया जाएगा। इसका महत्व यही है कि ये जल हम लोग 15 गो नदी से लेकर आ रहे हैं नेपाल से, और ये जल से रामलला का अभिषेक करना है। ये बात हम लोग राम मंदिर ट्रस्ट से पहले ही पूछकर उसके बाद ही जल लेकर हम लोग आए हुए हैं। ये राम मंदिर ट्रस्ट के श्री माननीय चंपत राय जी को समर्पित किए हैं लोग। और अब कारोबार से जुड़ी खबर। नए साल का पहला दिन और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 118 अंक की गिरावट के साथ 72,121 के स्तर पर, वहीं निफ्टी 14 अंक की गिरावट के साथ 21,716 के स्तर पर खुला। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 114 अंक की गिरावट के साथ 72,125 के स्तर पर और निफ्टी 18 अंक की गिरावट के साथ 21,713 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पिछले हफ्ते और साल के आखिरी कारोबार दिन भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान के साथ बंद हुए थे। मजबूत बढ़त के साथ वे बंद हुए थे।
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई की है। अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में व्यापारी जहाज पर हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम करते हुए उसके 3 जहाज को डुबो दिया, जिसमें 10 आतंकवादी मारे गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया है कि अमेरिकी आइजनहावर और यूएस ग्रेवली के हेलीकॉप्टर को एक संकटपूर्ण कॉल मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमलावरों को खदेड़ा गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हूती विद्रोहियों पर हमला करने के बाद लाल सागर में सभी जहाजों की यात्रा पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कहा है कि लाल सागर में अमेरिकी सेना द्वारा उनकी नौकाओं पर हमला करने के बाद 10 हूती नौसैनिकों को या तो मौत हो गई है उनकी, या फिर वे लापता हो गए हैं। इजरायली सेना ने गजा में जमीनी सैन्य अभियान में शामिल कुछ सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। आईडीएफ का कहना है कि गजा में जमीनी आक्रमण में भाग लेने वाली 5 लड़ाकू ब्रिगेड को वापस लिया जाएगा, ताकि सैनिक आगे की लड़ाई के लिए खुद को मजबूत कर सके। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ आरक्षित सैनिक इस सप्ताह की अपने परिवारों और नौकरियों से लौट आएंगे। इससे अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी और उन्हें नए साल में आने वाली गतिविधियों से पहले ताकत इकट्ठा करने का मौका मिलेगा और लड़ाई जारी रहेगी और हमें उनकी आवश्यकता होगी। हगारी ने साथ ही कहा कि गजा में हमास की सुरंगों को नष्ट करने का काम जारी है। गजा से इजराइल की ओर दागे गए रॉकेट की तीव्रता को कम करने पर भी काम हो रहा है। वहीं गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में मध्य गजा में इजरायली सेना के हमलों में 150 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 286 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ गजा से मध्य इजराइल को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए हैं, जिससे देश के पूरे मध्य और दक्षिणी हिस्सों में सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया ने कई अवरोधों के फुटेज दिखाए हैं। फिलहाल किसी भी प्रत्यक्ष हिट की कोई रिपोर्ट नहीं थी। फेलिक्स त्सेकेदी समर्थकों ने कांगो की राजधानी किशांसा में एकत्र हुए और चुनाव में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेकेदी के दोबारा चुने जाने का स्वागत किया। फेलिक्स त्सेकेदी को 20 दिसंबर को हुए मतदान में कुल पड़े वोटों में से 73% से अधिक वोट मिले। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके द्वारा अधिदेशित लोगों के पास संवैधानिक न्यायालय में चुनाव के परिणाम को चुनौती देने के लिए 2 दिन का समय है। अदालत के पास मामले पर फैसला सुनाने और अंतिम परिणाम घोषित करने के लिए 7 दिन का समय होता है। कदीमा द्वारा ये घोषणा किए जाने के बाद त्सेकेदी को अस्थायी रूप से चुना गया है। उनकी पार्टी के मुख्यालय के बाहर त्सेकेदी के समर्थकों ने खुशी जाहिर की है। और साल का पहला दिन है और बात कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। स्वास्थ्य का महत्व सभी के लिए है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ गया है। ऐसे में स्वास्थ्य का आवश्यक ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कैसे संभव हो सकता है, आइए समझते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। आप इस रिपोर्ट को दीजिए। फिलहाल न्यूज़ एट 10 में हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। अच्छा स्वास्थ्य पाना सभी की चाहत होती है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए, इसे लेकर कई प्रश्न और भ्रम मन में रहते हैं। हम सेहतमंद रहना तो चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है, ये समझ नहीं आता। नए साल में अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और खासकर इस स्वास्थ्य के लिए योग का बहुत बड़ा रोल है और योग को अपनाएं अपने जीवन शैली में। इसके अलावा हमें अपने खान पान की शैली को भी सुधार करना है और जैसा आजकल प्रचलित हो गया है कि हमें मिलेट्स वगैरह अपनाने चाहिए, ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। ये हमारी शुगर को भी कंट्रोल करते हैं और आपके वजन को भी कम करने में मदद करते हैं। और आई थिंक वजन के जहाँ तक सवाल है, हमें अपने वजन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मेरा ये सलाह है कि आप एक वेइंग मशीन खरीदें और हर महीने की पहली तारीख को अपना वजन मॉनिटर करें। आज की जीवन शैली जिसमें खान पान में गड़बड़ी, शारीरिक श्रम में कमी, देर से सोना, सुबह देर से उठना, नींद पूरी ना होना और तनाव लेना, इसके अलावा धूम्रपान करना या शराब का सेवन, ये सभी कारक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इस टाइम पे ज़रूरत है कि हमें एनवायरमेंटल हेल्थ पे फोकस करें और इस एनवायरमेंटल हेल्थ
में फोकस यदि करने की बात करेंगे तो उसमें हमारा हवा है, पानी है, हमारा खान पान है, हमारी सॉइल है। इन 4-5 चीज़ों पे प्लीज़ फोकस करिए। यदि हमारी हवा साफ़ रहेगी, हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा, खाना हमारा पेस्टिसाइड या केमिकल्स रहित रहेगा और हमारी सॉइल यदि कंटेमिनेटेड नहीं रहेगी तो हमारा लाइफ ज़्यादा अच्छा हेल्दी रहेगा, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहेगा, इलनेस नहीं होंगी, लॉन्गेविटी हमारी लाइफ की ज़्यादा रहेगी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और सही पोषण आवश्यक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए, साथ ही शारीरिक श्रम करना भी जरूरी हो जाता है। आइए प्रण करें कि इस टाइम पे हम स्वस्थ रहने के हमारे पूरे मेहनत करेंगे, हम हमारा खाना कंट्रोल करेंगे, हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करेंगे और सही समय पे अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर से सलाह लेंगे। यही तरीके हैं जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे अच्छा हमारा रेजोल्यूशन है कि हम आज से ही, कल से नहीं, आज से ही हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, आज से ही हम घूमना शुरू करते हैं। अभी से ही एक बार आप घर से बाहर निकलिए, आधा पौन घंटा वॉक करके आइए, सभी से हालचाल पूछिए। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना, साथ ही अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। तो आप भी आज से ही स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।